Dear students, I am Sunila Sharma. Welcome to online class. Today we will discuss about Elegy written a country churchyard poem in second part. इसमें जो थर्ड स्टेंजा था, Save that from yonder ivy mantled tower, the moping or dust to the moon complain of such as wandering near the secret bower, molest her ancient solitary wren. तो इसके अंदर हमने देखा कल जो मीनिंग थे हमने देखे थे कल, तो आज हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन के अंदर ये रहेगा कि जो इवनिंग का जो टाइम है वो क्या है, सीरियसनेस है। और इससे पहले वाले स्टेंजा में दो चीज़ें थी जो एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर रही थी, और इस स्टेंजा के अंदर देखिए जो एटमॉस्फेयर है वो अगेन डिस्टर्ब है। किससे? वल से, जो उल्लू है उससे। तो यहाँ पर जो आईवी है, आईवी एक क्रीपर है, ग्रीन क्रीपर है। जो टावर है स्टॉक पोएजी उस पर कवर्ड है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑल है वो कंप्लेन टू द मून, मतलब चंद्रमा से शिकायत है, अबाउट द पर्सन, उन लोगों के बारे में। तो हु आर वॉन्डरिंग अबाउट एंड डिस्टर्बिंग हर लोनलीनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी शांति को भंग करने वाली एक चीज़ जिसमें उल्लू की जो आवाज़ है, तो उल्लू है वो चंद्रमा से उन लोगों के विषय में शिकायत करता है जो इधर उधर घूम रहे हैं और उसके एकांत को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उल है इज़ ग्लोमी एंड शलन, मतलब जो उल्लू है वो उदास है, खिन्न है। तो यहाँ पर देखिए जो टावर है स्टॉक पोएजी, वो कवर्ड विद आईवी एवर ग्रीन क्रीपर, मतलब यहाँ पर जो चर्च का जो नाम है स्टॉक पोएजी वो कवर्ड है आईवी। आईवी एक एवर ग्रीन क्रीपर है, उसे कवर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक पोएजी जो चर्च है वो हमेशा उस हरी भरी वाली जो बेल है उससे ढका हुआ है और बड़ी शांति के अंदर वहाँ पर बैठा हुआ है। कौन? उल्लू। तो यहाँ पर देखिए इस जो एटमॉस्फेयर है इवनिंग का, तो वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार से जो कंप्लेन करता हुआ जो उल्लू है मून से कंप्लेन कर रहा है। और व्हेन सी इज डिस्टर्ब टू लिव इन हर लोनली प्लेस, सी कंप्लेन्स टू द मून बिकॉज इट हैज़ बीन हर to live in solitary place since the ancient time in every country। इसका मतलब ये हुआ कि जो चंद्रमा से शिकायत करता है उल्लू, क्योंकि वो ये कहता है कि हमारी जो कंट्री है, मतलब जो देश है प्राचीन समय के अंदर, एंशिएंट के अंदर, तो उस समय जो निर्जन जो सोलेटरी जो प्लेस होते थे वहाँ पर उसका अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए जो उल्लू है वो किसी भी प्रकार की जो अशांति उसको पसंद नहीं है। तो द ओल डज नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस। तो इस स्टेंजा के अंदर किसका डिस्क्राइब है? अगर हम क्रिटिकल नोट के रूप में लिखते हैं तो सेटिंग ऑफ द पोएम, मतलब ये जो पोएम है इस कविता की जो सेटिंग है, जो बिगनिंग है, उसका डिस्क्राइब किया गया है। और दूसरा इस क्रिटिकल नोट के अंदर हम लिख पाएंगे कि जो आईवी मेंटल टावर, आईवी मेंटल टावर मीन्स द चर्च ऑफ स्टॉक पोएजी इज कवर्ड विथ आईवी क्रीपर। इसका मतलब है कि जो टावर है स्टॉक पोएजी की जो चर्च है उसके ऊपर आईवी क्रीपर कवर्ड है, मतलब आईवी क्रीपर की जो लताएं हैं, आईवी जो लता है वो इस चर्च के ऊपर कवर्ड है। दूसरा हम कह सकते हैं, तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल नोट के रूप में, तो यहाँ पर जो
उल्लू है, सी कंप्लेन्स टू हर लवर द मून अबाउट पर्सन हु डिस्टर्ब हर इन हर सोलिट्यूड। मतलब कि जो लवर हैं, जो प्रेमी है, वो चंद्रमा से उन लोगों की शिकायत करते हैं जो उसके एकांत में शोलेटे के अंदर उनको बाधा डालकर उनको परेशान कर रहे हैं। ओके, अगला हमारा जो स्टेंजा है फोर्थ, बीनीथ दोज रग्ड एम्स दैट या ट्री शेड वेयर हैविज द टफ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप each in his narrow cell forever led the rule forefathers of the helmet sleep। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ मीनिंग है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो रग्ड है, रग्ड का मतलब होता है हार्ड या रूड। तो यहाँ पर जो हार्ड और जो रूड कौन है? जो सिंपल, जो रूरल जो पीपल हैं, मतलब जिनको हम अनपढ़ जो पीपल बोलते हैं, सिंपल ग्रामीण के लोग, वो रग्ड हैं। और नैरो शेल, नैरो शेल का मतलब होता है ग्रेव। और हैमलेट का मतलब होता है स्मॉल विलेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ढाणी। तो यहाँ पर हैमलेट का मतलब होता है एक स्मॉल विलेज। और मोल्डरिंग हीप, तो यहाँ पर जो ग्रेव ऑफ द पुअर पीपल, ग्रेव ऑफ द पुअर पीपल। देखिए आगे जो भी स्टेंजा हैं उनमें ऐसा लगता है कि जैसे एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड के अंदर, जो पोएम के अंदर जो पुअर जो पीपल जो ग्रेव है और जो रिच पीपल जो ग्रेव है उसका कंपैरिजन है। तो यहाँ पर जो स्टेंजा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें ये होगा कि जो पोइट है, सबसे पहले जो पोइट है वो किसका डिस्क्राइब कर रहा है? इवनिंग टाइम का, जिसमें कर्फ्यू हमने पहले बताया, जो फार्मर लोग हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। फिर जो एटमॉस्फेयर है उनको दो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। फिर जो उल्लू है वो कंप्लेन कर रहा है। आगे इसने बताया कि बीनीथ दोज टग्ड एम्स, ये एम्स भी एक क्या है? एक ट्री है जिसके क्या होती हैं? लॉन्ग लीव्स होती हैं, बड़ी जो पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो पोएट डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि द पोएट स्टैंडिंग इन द चर्च यार्ड और थिंग्स ऑफ पुअर विलेजर्स। मतलब जो पोइट है वो चर्च यार्ड के अंदर खड़ा हुआ है, और कब्रिस्तान के अंदर, चर्च यार्ड का मतलब कब्रिस्तान के अंदर। और पुअर विलेजर्स मतलब जो गरीब, जो ग्रामीण जो लोग हैं वो क्या है? वेयर हैविज द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हेप। उसके बाद ये कहता है कि जो पुअर जो विलेजर्स हैं हु वर बेरिड आउटसाइड द चर्च। इसमें कंपैरिजन ये किया गया है कि जो पुअर जो विलेजर्स हैं वो जब मर जाते हैं तो उनकी जो ग्रेव है, उनके दफनाने का जो स्थान होता है वो आउटसाइड द चर्च होता है। मतलब चर्च के अंदर नहीं दफनाया जाता बल्कि चर्च के बाहर दफनाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रग्ड का मतलब यहाँ पर जो हार्ड, जो रूरल, जो ग्रामीण लोग हैं। एम्स का मतलब एक ट्री जिसकी लॉन्ग लीव्स होती हैं। और दैट या ट्री शेड, और वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी मोल्डरिंग हीप। मोल्डरिंग हीप का मतलब ग्रेव ऑफ द पुअर पीपल, ईच इन इज नैरो सेल्फ फॉर एवर लेट। कि ऐसा लगता है कि जो उनकी जो ग्रेव है, किनकी? उनकी जो पुअर पीपल की जो ग्रेव है वो नैरो शेल है। नैरो शेल का मतलब छोटी, जो संकीर्ण होती है वो है। तो द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेलमेट स्लीप। हेमलेट का मतलब कि जो विलेज, छोटे जो विलेज हैं। रूड फोर फादर्स हमारे जो पूर्वज हैं। रूड फोर फादर्स का मतलब हमारे जो पूर्वज हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है वो स्टैंडिंग इन द चर्च यार्ड, और वो थिंक्स करता है कि जो पुअर जो विलेजर्स हैं
वो वर बैरिड आउटसाइड द चर्च, द रिच मैन ग्रेव्स आर इनसाइड द चर्च एंड प्रॉपरली केयर्ड फॉर, मतलब जो रिच जो लोग हैं उनकी जो ग्रेव है वो चर्च के अंदर है और उनका प्रॉपर तरीके से केयर किया जाता है। और द पोइट मेक्स यहाँ क्लियर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिच मैन ग्रेव एंड द पुअर मैन ग्रेव। तो द पोइट हेयर अटेंशन टू द ग्रेव्स ऑफ द पुअर एंसेस्टर्स। तो यहाँ पर देखिए रूड फोर फादर्स का मतलब होता है कि जो पुअर जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, ऑफ द विलेजर्स, जो ग्रामीण के जो पूर्वज हैं गरीब लोगों के, वहाँ रूड फोर फादर्स हमारे जो पूर्वज, दीज ग्रेव्स आर नथिंग एल्स बट हीप ऑफ अर्थ इन डिकेइंग कंडीशन। तो उसने बताया कि हमारे जो रूड फोर फादर हैं उनकी जो ग्रेव हैं, उनकी जो कब्र हैं, वो क्या है कि बैड कंडीशन के अंदर है, डिकेइंग मतलब पतन होती हुई कंडीशन के अंदर है, स्थिति के अंदर है। और जो दीज जो ग्रेव हैं लेइंग अंडर द एम्स एंड या ट्रीज, और ये जो ग्रेव हैं पुअर पीपल की, वो दो जो ट्रीज हैं, कौन से, एम्स एंड ये, इन दोनों पेड़ों के नीचे उनके ढेर हैं मिट्टी के रूप में। और द पुअर जो ग्रामीण जो लोग हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं विलेजर्स आर लेइंग अंडर दीज ग्रेव्स, मतलब कि जो पुअर जो पीपल हैं, गरीब जो लोग हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो इन ग्रेव के अंदर नीचे पड़े हुए हैं, लेइंग अंडर, एंड आर ग्रेव्ड विद ड्राई ग्रास। और इन जो ग्रेव के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, ड्राई ग्रेस, मतलब सूखी घास से ये ग्रेव कवर्ड हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर हमें मतलब कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जो पोइट है उसने डिस्क्राइब किया गया है कि जो पुअर जो पीपल हैं उनकी जो ग्रेव है, उनकी जो कंडीशन है वो किस स्थिति के अंदर है। तो यहाँ पर हम अगर क्रिटिकल नोट के रूप में लिखें तो यहाँ पर दो जो ट्री हैं, एक तो यार्ड ट्री और एक एम ट्री, और दूसरे रूप में मोल्टिंग हीप यहाँ रिफर्स करता है कि जो ग्रेव ऑफ द जो पुअर पीपल हैं नोट केप्ट प्रॉपरली एंड शो डिकेइंग। ओके, अगला हमारा जो स्टेंजा है वो है द ब्रीजी कॉल। द ब्रीजी कॉल, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर्न, the shallow treating from the straw belt seed, the cuckoo still clarion of the echoing horn, no more shall rouse them from their lonely bed। ये स्टेंजा भी एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो इंसेंस ब्रेथिंग, इंसेंस ब्रेथिंग का मतलब होता है जो फ्रेश एंड स्वीट स्मेलिंग, मतलब ताज़ी मधुर, जो सुबह की जो ठंडी जो बयार जिसको अपन बोलते हैं। शैलो का मतलब होता है एक काइंड ऑफ बर्ड, एक काइंड ऑफ बर्ड जिसको हम चिड़िया बोलते हैं। ट्विटरिंग का मतलब चिरपिंग, चहचहाना। राउश का मतलब उठना। और लोनली बैड का मतलब होता है द ग्रेव, लोनली बैड द ग्रेव, कब्र। स्ट्रा बेल्ट, स्ट्रा बेल्ट का मतलब होता है घास या तिनके से बना हुआ। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो ब्रिजी काल मतलब सुबह की जो ठंडी जो बयार है, तो यहाँ ऊपर वाले स्टेंजा से उसने मतलब कंपैरिजन किया था कि जो पुअर जो पीपल हैं उनकी जो कंडीशन ग्रेव की कैसे है। उसके बाद इसमें इसने डिस्क्राइब किया है कि जो जो ब्रिजी है, मतलब जो ब्रिज है इज़ अ प्लीजेंट फ्रेश एंड फ्रेगनेंट, seems to be calling nature man to wake up, but these dead men will not wake up। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेव के अंदर जो पड़े हुए जो पूर्वज हैं उनको ये सुबह की जो ठंडी बयार है वो भी नहीं उठा सकती। मतलब प्रकृति का जो ये
ठंडी बयार का जो एक दृश्य है या स्मेलिंग है, वो भी इन लोगों को, जो डेड, जो मरे हुए व्यक्ति हैं, उनको नहीं उठा सकती। और कौन कौन सी चीज़ें उनको नहीं उठा सकती? द शैलो also cannot wake them by chirping from her nest which is made of straw and dry grass। मतलब जो चिड़िया है जो सुबह चहचहाती है, जो अपने घोंसले के अंदर, जिसने अपने तिनकों से, ड्राई घास से जिसने अपना घोंसला बनाया है, उस घोंसले के अंदर वो जब चहचहाती है तो भी ये व्यक्ति नहीं उठ सकते। और कौन कौन सी चीज़ें? द कुकू टू नोट कैन नोट दैम बाई हिज शार्प क्राउनिंग। मतलब जो कुकू है वो भी इनको अपनी शार्प जो आवाज़ है उनसे नहीं उठा सकती। तो यहाँ पर हमें रिमेंबर दैट कि साउंड ऑफ द कुकू इज़ क्वाइट क्लियर लाइक द साउंड ऑफ क्लेरियन। मतलब यहाँ एक कंपैरिजन किया गया है कि जो कुकू की जो आवाज़ है वो किससे है? क्लेरियन, एक इंस्ट्रूमेंट जो विंड इंस्ट्रूमेंट है, हवा का इंस्ट्रूमेंट है। और द साउंड ऑफ द हंट्समैन हॉर्न कैन नॉट आल्सो राउज द डेड मैन ऑफ द विलेज लेइंग इन देयर ग्रेव्स। तो यहाँ पर देखिए जो हंट्समैन है उनका जो हॉर्न है वो भी जो डेड मैन है उनको नहीं उठा सकता। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि जो मरे हुए जो व्यक्ति हैं उनको न तो ब्रीजी कॉल उठा सकती है, न वो चिड़िया की आवाज़ उठा सकती है, न जो कुकू जो बर्ड है वो उठा सकता है, और न ही जो हंट्समैन है वो उनको उठा सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो पोइट है वो ये कहना चाहता है कि जो प्रातःकाल की जो हवा होती है वो मरे हुए व्यक्तियों को नहीं उठा सकती, और जो चिड़िया है वो भी उनको नहीं उठा सकती, उनकी आवाज़ उनको नहीं उठा सकती। जो मुर्गा है वो भी उनकी जो सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग के अंदर बोलता है वो भी उनको नहीं उठा सकता। तो यहाँ पर जो मुर्गे की जो आवाज़ है वो क्लेरियन, एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, उससे कंपैरिजन किया गया है कि वो भी उतना ही शार्प होता है जितना मुर्गे की आवाज़ होती है। और उसके बाद उसने बताया कि जो हंट्समैन, जो शिकारी होते हैं, उनकी जो हॉर्न की जो आवाज़ है वो भी इनको नहीं उठा सकती। तो यहाँ पर लोली बेड का मतलब होता है द ग्रेव। तो ये स्टेंजा भी हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला जो हमारा स्टेंजा है, for them no more, for them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewife play her evening care, no children run to lips their shall return, or climb his knees the envied kiss to share। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ मीनिंग्स जिसके अंदर है इवनिंग केयर, मतलब प्ले हर इवनिंग केयर। तो यहाँ पर डू हर इवनिंग वर्क, मतलब शाम के समय जो काम है अपना शाम का काम करना, प्ले हर इवनिंग केयर। एनविड किस्ट, एनविड किस्ट का मतलब होता है जो चिल्ड्रन है फाइटिंग टू बी किस्ड फर्स्ट बाई देयर फादर, कि पिता के द्वारा या फादर के द्वारा अपने बच्चों को किस करना, प्रेम करना। और लिश्प का मतलब है शे, कहना। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर वो शाम के समय इवनिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हमें बताता है कि किस प्रकार, मतलब वो जब जिंदा थे, मतलब जब मरे हुए नहीं थे, तो वो किस प्रकार शाम को जब खेत से वापस लौटते तो अपने बच्चों के साथ कैसे डिस्कस करते, कैसे उनको किस करते, और किस प्रकार उनकी जो वाइफ है वो मतलब शाम के समय अपना काम करती। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब जो पहले थे जो अब मर चुके हैं,
जो पहले थे उनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार वो जो डिलाइटफुल उनका जो डोमेस्टिक जो लाइफ थी, किनकी, जो डेड एंसेस्टर्स हैं ऑफ विलेजर्स, मतलब गांव के जो पूर्वज, जो मरे हुए जो व्यक्ति थे, उनकी जो डिलाइटफुल जो डोमेस्टिक लाइफ थी वो कैसी थी, द हैप्पी लाइफ एंड विच वुड नो मोर कम टू देम अगेन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हट शैल बर्न, कि जो किचन्स जो फायर है, ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब यहाँ पर जलने से मतलब है, शैल बर्न, तो यहाँ पर देखिए जो किचन्स फायर है वुड नो मोर बी लाइटेड बाई देयर वाइफ्स, कि कहने का मतलब जो मृत जो पूर्वज हैं उनकी जो वाइफ हैं वो अधिक चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, उनके द्वारा अब अधिक चूल्हा नहीं जलाया जाएगा जो पहले जलाया जाता था। और उसके बाद वो कहता है कि दे वुड नॉट गेट बिजी एनी मोर इन प्रिपेयरिंग सिंपल डिशेज स्वीटेंड बाई लव, कि वे अपने प्रेम के द्वारा जो स्वीट जो मीठे जो मिष्टान साधारण भोजन बनाने में और अधिक व्यस्त नहीं होंगी। मतलब पहले जो अच्छा जो भोजन जो बनाती थी जब उनके एंसेस्टर जिंदा थे तब वो अच्छा भोजन बनाती थी, अब वो नहीं बनाएंगी। और उसके बाद वो बताते कि दे यूज टू प्रिपेयर दीज ऑफ देयर husbands coming back after the day's hard labor in the field, nor would their teeny children loudly at happy sight of their returning from uh, home after a whole day's absence, nor again would these small children run up to their fathers, climb upon their knees and try to their affection and kiss। तो यहाँ पर देखिए उसने बताया कि जो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो पत्नियां हैं वो अब अधिक चूल्हा नहीं जलाएंगी, न ही मीठे प्रकार का अधिक भोजन बनाने में वो व्यस्त रहेंगी। और वो तब बनाती थी जब उनके जो हस्बैंड थे वो खेत के अंदर दिन भर का जो हार्ड जो वर्क करके घर लौटते थे, और न ही उनके जो छोटे बच्चे हैं वो तुतलाएंगे, और न ही मतलब वो पूरे दिन की उपस्थिति के बाद अपने जो फादर है वो जब लौटते थे तो उनको वो दौड़कर घुटनों के बल प्रेम करते थे, अफेक्शन करते थे। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे जो एंसेस्टर हैं विलेजर, जो एंसेस्टर हैं, फॉर देम नो मोर द ब्लेसिंग हर्थ शैल बर्न, फॉर देम नो मोर, मतलब वो जो एंसेस्टर्स हैं और उनकी जो पत्नियां हैं वो अभी अधिक चूल्हा नहीं जलाएंगी। और बिजी हाउसवाइफ, मतलब उस टाइम जब वो हाउसवाइफ बिजी रहती थी अब वो नहीं रहेंगी। प्ले हर इवनिंग केयर, वो बिजी क्यों रहती थी कि शाम का, इवनिंग, प्ले हर इवनिंग केयर, कि शाम का जो वो काम करती थी। नो चिल्ड्रन रन टू लिप्स देयर शेयर ए रिटर्न, तो नो चिल्ड्रन, और न ही जो बच्चे मतलब दौड़कर रिटर्न, उनके जो खेत के आने के बाद क्लाइम हिज नीज एंड विड किस टू शेयर, और अपने घुटनों के बल टेक कर अपने जो फादर्स को वो किस शेयर किया करते थे। तो ये जो स्टेंजा है वो भी एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्रिटिकल नोट के रूप में लिख सकते हैं कि इस स्टेंजा के अंदर हमें जो सीन है वो कैसा है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस। और दूसरा हम लिख सकते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ सच डिस्क्रिप्शन ऑफ होमली जोयस एंड सोरोज दैट द पोएम इट ग्रीट पॉपुलरिटी, मतलब इस पोएम के अंदर जॉयज और सोरो दोनों का ही डिस्क्रिप्शन अच्छा किया गया है, इसीलिए ये पोएम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।